Bismillahirrahmanirrahim. This is Imtiaz and you are watching Nursing Lecture with Imtiaz. Dear viewers, in today's session we will talk about white blood cell and leukocyte. जो आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे, बात करेंगे WBC के रोल, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट के क्या रोल है। इसके अलावा हम बात करेंगे नॉर्मल फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल के न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के क्या नॉर्मल फंक्शन होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे डायबिटीज प्रोसेस की, कीमोटैक्सिस को डिफाइन करेंगे, एपिगोसाइटोसिस जो कि वाइट ब्लड सेल के फंक्शन है, इसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट क्या होती है और एट द एंड बात होगी सेल पार्टिसिपेटिंग इन सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी रोल ऑफ T lymphocyte and B lymphocyte in immunity or immune system। सबसे पहले बात करते हैं WBC की, lymphocyte की। WBC इसको हम कहते हैं मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडी प्रोटेक्टिव सिस्टम, यानी इट्स ऑलवेज इन सर्कुलेटिंग। स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोटाइल, एक्टिव और मोस्ट अबंडेंट WBC के टाइप्स होते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल इज मोबाइल यूनिट, क्योंकि कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रही होती है, सर्चिंग कर रही होती है फॉर पैथोजन। जो इसके नॉर्मल रेंज है वो 4000 से लेके 11000 तक की होती है। टोटल TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल वाइट ब्लड सेल। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो एक इसकी क्लासिफिकेशन में ब्रॉडली हम 2 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल में क्लासिफाइड करते हैं। 2 टाइप्स में, एक को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, इसको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि 60% होते हैं। सेकंड नंबर पे एसिनोफिल होते हैं जो कि सिर्फ 2% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं, और बेसोफिल सिर्फ 0.4% प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की दूसरे टाइप की तो उसको हम कहते हैं एक ग्रेनुलोसाइट यानी मोनोन्यूक्लियर सेल। तो उसके अंदर लिम्फोसाइट जो कि 30% ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं और 5% मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर के अंदर ए में एसिनोफिल दिया है, बी पे बेसोफिल है और सी पे न्यूट्रोफिल है, और डी पे लिम्फोसाइट और ई पे मोनोसाइट। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेनुलोसाइट की 4 to 8 और इन दैट 4 to 5 days इन टिश्यू, यानी ग्रेनुलोसाइट अगर ब्लड के अंदर पेट्रोलिंग या सर्कुलेशन में है तो 4 to 8 आवर तक लाइव रहते हैं, और अगर टिश्यू के अंदर है तो 4 to 5 days लगते हैं। अगर हम मोनोसाइट की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर उसकी नॉर्मल लाइफ स्पैन 10 to 12 आवर्स है, और टिश्यू के अंदर है जिसको हम टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं तो अप टू मंथ। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की तो वो वीक के लिए या मर्ज के लिए न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस डिपेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का जो मेन फंक्शन होते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है, इन्फेक्शन के साथ लड़ना होता है। पिगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल पैथोजन को इनगल्प कर रहे होते हैं। जब भी वाइट ब्लड सेल पैथोजन को इनगल्प करते हैं तो ये अपने सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं, जरासीम को या पैथोजन को ट्रैप करते हैं और उसको सेल के अंदर लेते हैं, जिसको हम पिनोसाइटोसिस प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अलावा वो लाइसोसोमल एक्टिविटी उस पैथोजन के ऊपर होती है और उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं और सुराख बन जाते हैं। उस जरासीम को किल डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफरेंट लाइसोसोमल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक और प्रोटिएसिस एंजाइम होते हैं जो कि उस जरासीम को किल या डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं। पिगोसाइटोसिस कब इंक्रीज होता है? ये प्रोसेस जब पार्टिकल के सरफेस रफ हो जाए, इसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड ख़त्म हो जाए, और जब एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ अटैच हो जाए तो उस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। उसके अंदर पिगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस इंक्रीज। पिगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स, इसके हमने बात की कि कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो न्यूट्रोफिल्स उसको पिगोसाइटोस करते हैं, उसको इनगल्प करते हैं।
Mature cell that can attack and destroy bacteria even in the circulating blood. जो मेच्योर वाइट ब्लड सेल होते हैं, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर भी। अटैच टू द पार्टिकल, अब कैसे करते हैं न्यूट्रोफिल्स? Epigositosis attach to the particle and project pseudopodia around it and enclosed chamber that contain the phagocytized particle which break away free floating phagosome. इसके अलावा एक न्यूट्रोफिल्स 30 से 20 बैक्टीरिया, जब तक इसकी लाइफ स्पेन रहती है, ये अपनी लाइफ स्पेन के अंदर 30 से 20 बैक्टीरिया को पिगोसाइटोस करती है। मोनोसाइट कैसे पिगोसाइटोसिस करती है? इमेच्योर इन ब्लड, 1 to 2 डेज के लिए मोनोसाइट इमेच्योर होते हैं ब्लड के अंदर। इसके अलावा इन टिश्यू मेच्योर एंड इनलार्ज, टिश्यू के अंदर ये मेच्योर हो जाती है और इनलार्ज हो जाती है, तो तब हम इसको कहते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस। मच मोर पावरफुल फिगोसाइट्स देन न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स से ज़्यादा पावरफुल फिगोसाइटोसिस प्रोसेस या फिगोसाइट सेल्स है। कैन फिगोसाइटाइज एज मेनी एज 100 बैक्टीरिया, ये 100 बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की सलाहियत रखती हैं। कैन इनगल्फ पार्टिकल एजी मलेरियल पैरासाइट को भी इनगल्फ कर सकती है। इसके अलावा कैन सर्वाइव आफ्टर फिगोसाइटोसिस, और जब ये एक बार फिगोसाइटोसिस प्रोसेस कर देती है तो उसके बाद भी ज़िंदा रहती है। अगर हम बात करते हैं कि मोनोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये पेरिफेरल ब्लड के अंदर, स्पेशली किडनी, इंटरग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल, ब्रेन के अंदर मैक्रोग्लिया है, सीरस मैक्रोफेजेस होते हैं। इसके अलावा लंग्स के अंदर एल्वेलर मैक्रोफेजेस होते हैं। लिवर के अंदर हम इसको कहते हैं कि कपर सेल्स है। स्प्लीन, साइनस के अंदर मैक्रोफेजेस, ये मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। बोन मेरो के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड मैक्रोफेजेस होते हैं। Neutrophil and monocyte reach the site of infection by the following mechanism. They squeeze through the pores of the capillaries by diapetasis, यानी कैपिलरीज के जो स्पोर्स होते हैं उसके अंदर ये स्क्वीज होकर दाखिल हो जाती है टिश्यू के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। हम उस प्रोसेस को कहते हैं डायपेटेसिस। They move toward the site of infection by amoeboid movement. इन्फेक्शन साइट पे ये कैसे जाती है? amoeboid मूवमेंट होती है इसके अंदर। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिलीज बाय माइक्रोब्स एंड इन्फ्लेम टिश्यू अटैक न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस, यानी डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी टिश्यू या माइक्रोब्स केमिकल रिलीज करते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को अपने साइड पे अटैक। ब्लड कैपिलरीज, ल्यूकोसाइट लिविंग कैपिलरीज, इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर जो स्पोर्स है उसके अंदर फर्स्ट ड्रॉप है, आप देखें तो न्यूट्रोफिल्स डायपेटेसिस प्रोसेस के लिए तैयार हो रही है, सही। सेकेंड फिर आधी न्यूट्रोफिल बाहर है और थर्ड पे 75% न्यूट्रोफिल कैपिलरीज को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल स्पेस में दाखिल हो रही है। ये डायपेटेसिस प्रोसेस। बेसोफिल की अगर हम बात करें, सिमिलर टू मास्ट सेल आउटसाइड कैपिलरी इन कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा बोथ बेसोफिल एंड मास्ट सेल रिलीज हेपरिन इनटू ब्लड विच प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन। इसके अलावा इसका काम ये होता है कि हेपरिन रिलीज कर रहा होता है और हिस्टामिन रिलीज, रिच ग्रेन्यूल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्ले अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन विद रप्चर हिस्टामिन एंड अदर सब्सटेंस रिलीज काज लोकल वेस्कुलर एंड टिश्यू रिएक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। यानी जब भी ये केमिकल रिलीज करते हैं बेसोफिल और मास्ट सेल, तो वो कैरेक्टरिस्टिक साइन वहाँ पे ऐसे शो करते हैं लोकल टिश्यू के अंदर, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन की मैनिफेस्टेशन है, यानी साइन है। इसिनोफिल की अगर हम बात करते हैं तो प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर इन अ पर्सन विद पैरासाइटिक इन्फेक्शन। इसिनोफिल पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं इसिनोफिलिया। दे अटैच देमसेल्फ टू द सरफेस ऑफ द पैरासाइट एंड रिलीज सब्सटेंस दैट किल द इन्वेडिंग पैरासाइट। जब ये इसिनोफिल पैरासाइट के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो पैरासाइट किल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Release of eosinophil chemotactic factor from mast cell and basophil make them collect in tissue in which allergic reaction has occurred, prevent the spread of inflammatory process, detoxify substance and destroy immunoglobulin antibodies complexes। ये भी इसका। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो इसका रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, स्पेशली एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंदर। कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड के अंदर और लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर थ्रू आउट द बॉडी ये प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा अगर हम बी लिम्फोसाइट की बात करें तो प्रोसेस इन बोन मेरो, ये बोन मेरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है और मिच्योर भी वहाँ पे होते हैं। व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन दे डिफरेंशिएट टू प्लाज्मा सेल, जब इसका एंटीजन से वास्ता पड़ जाता है तो ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाते थे। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज या गामा ग्लोबुलिन, प्लाज्मा सेल पर एंटीबॉडीज़ बनाती और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन स्टार्ट करती हैं। अगर हम टी लिम्फोसाइट या टी सेल की बात करें, प्रोसेस इन थैमस ग्लैंड, उसकी फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर होती है लेकिन मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है। दे रिलीज केमिकल दे डिस्ट्रॉय टारगेट सेल विद विच दे मेक कंटेक्ट सच एज वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल, ये भी कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो कि टारगेट सेल को या टिश्यू को या वायरस या इन्फेक्टेड सेल को या कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। बोन मेरो की अगर हम बात करें जहाँ से ब्लड के या वाइट ब्लड सेल या लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है, तो टू टाइप्स के सेल बनते हैं बोन मेरो स्टेम सेल से। एक को हम कहते हैं हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल, उससे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट ये सेल बनते हैं। सेकंड को हम कहते हैं बोन मेरो लिम्फोसाइट, उसके अंदर टू टाइप्स के होते हैं। एक के अंदर टी सेल्स होते हैं जो थैमस ग्लैंड में जाते हैं और वहाँ पे वो मैच्योर हो जाते हैं, हम कहते हैं टी सेल। फिर टी सेल वहाँ से पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू में माइग्रेट होते हैं, तो वहाँ पे टी सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अगर हम बी सेल की बात करते हैं तो ये भी पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू के अंदर पहुँच जाती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि बी सेल प्रेजेंट है और इसका काम होता है एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर मोर लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब our YouTube channel for pathophysiology, anatomy and physiology, microbiology, medical, surgical, nursing and psychology.